नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म यूथ इंजीनियर्स एकेडमी में। दोस्तों, मैं हूं कुमार वर्मा। क्या हाल चाल है, कैसे हैं? शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। बहुत बढ़िया मेरे शेरे हिंदुस्तान। उम्मीद है कि सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, भूगोल की बात चल रही थी, इसमें विश्व भूगोल का चल रहा था टॉपिक। और जितना भी मैंने टॉपिक अब तक विश्व भूगोल का समाप्त किया है वो सभी आपके लिए एकदम जहर है, जहर। तो उसको आप नोटिया लीजिएगा, अच्छे से रिवाइज भी कर लीजिएगा। विश्व भूगोल के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है घास के मैदान। यानी जितने भी कंटिनेंट हैं, वैसे देखा जाए तो 7 कंटिनेंट हैं धरती पर, लेकिन एक जो कंटिनेंट है अंटार्कटिका महाद्वीप, वह पूरी तरीके से बर्फ से ढका होता है। तो वहाँ पर किसी भी प्रकार की वनस्पतियों का विकास नहीं देखने को मिलता है, यानी वनस्पतियों का अभाव होता है। ठीक, क्योंकि अंटार्कटिका महाद्वीप में लगभग 15 से 20 किलोमीटर मोटी मोटी बर्फ की चदरें पाई जाती हैं। यही कारण है कि यहाँ पर घास का मैदान नहीं देखने को मिलता। बाकी जितने भी महाद्वीप हैं, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया और अफ्रीका, इन सब में कहीं ना कहीं घास के मैदान देखने को मिलते हैं, जो कि आपके पेपर के लिए एकदम महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं घास के मैदान के बारे में। एक एक करके हम बात करते हैं, लेकिन उसके पहले आपको एक बात समझना होगा, एकदम ध्यान प्यार मोहब्बत से समझना होगा। अगर मैंने यहाँ कहा घास का मैदान, अगर हमने लिखा घास का मैदान, तो घास के जो मैदान होते हैं, पहला सवाल तो ये बनता है कितने प्रकार के होते हैं। तो घास के मैदान अगर देखा जाए तो धरती पर कुल 2 ही प्रकार के पाए जाते हैं। धरती पर कितने प्रकार के, यानी जितने भी कंटिनेंट हैं उनमें कितने प्रकार के पाए देखने को मिलेगा? तो आप कहें 2 प्रकार का घास का मैदान देखने को मिलेगा। पहला जो है वो है उष्ण घास का मैदान। उष्ण घास मैदान, याद रखिएगा, उष्ण घास का मैदान। तो पहला आपको मैदान देखने को मिलेगा कौन सा? उष्ण घास का मैदान। दूसरा जो देखने को मिलेगा वो है शीतोष्ण घास का मैदान। ये है शीतोष्ण घास का मैदान, शीतोष्ण घास का मैदान। अब इनका पृथ्वी पर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? तो अगर आपने पढ़ा होगा अक्षांश और देशांतर रेखा, तो वहां से आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जैसे यहां पर मैंने पृथ्वी को बनाया, इसमें ये क्या है? 0 डिग्री अक्षांश है। ये 0 डिग्री क्या है? अक्षांश है। 0 डिग्री अक्षांश है, इसी को आप क्या कहते हो? विषुवत रेखा कहते हो। ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद देखा जाए तो ये आपका एक कर्क रेखा है जो कि 23.5 डिग्री है। इसको क्या कहते हैं? कर्क रेखा। ये आपका कर्क रेखा है, तो ये बात याद रखिएगा। इसी के जस्ट नीचे अगर देखा जाए तो 23.5 डिग्री दक्षिणी जो अक्षांश है, इसे कहा जाता है मकर रेखा। यह क्या है? मकर रेखा है। ये बात याद रखिएगा, क्या है? मकर रेखा है। ये मकर रेखा है। इसके जस्ट ऊपर अगर बात करें तो इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा, 66.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है, इसे कहा जाता है आर्कटिक वृत्त। इसे कहते हैं आर्कटिक वृत्त कहते हैं। आर्कटिक ये वृत्त है, याद रखिएगा। इतना ही अक्षांश यानी 66.5 डिग्री अक्षांश अगर हम दक्षिण में चले जाएं तो ये कहा जाता है अंटार्कटिक वृत्त। अंटार्कटिक वृत्त है ये, अंटार्कटिक क्या है? वृत्त है। तो ये बात यहां पर याद रखिएगा। अब हम आपको बताते हैं, यहां पर ध्यान से समझिएगा। घास का मैदान अगर देखा जाए तो कर्क और मकर रेखा के बीच जो है, सालों साल यहाँ पर तापमान ज़्यादा होता है। यानी विषुवत रेखा के आसपास का जो क्षेत्र है, यह एक उष्ण जलवायु वाला क्षेत्र है। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर तापमान सालों साल जबरदस्त देखने को मिलता है। कि रीजन क्या है? रीजन ये है कि सूर्य की किरणें सालों साल इसी कर्क और मकर के बीच लंबवत चमकती हैं। तो जब किरण ज़्यादा पड़ेगा सूर्य का, तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठेंगी और इस क्षेत्र में जबरदस्त बारिश देखने को मिलेगा। जब बारिश जबरदस्त देखने को मिलेगा तो इस क्षेत्र में, यह क्षेत्र जो होगा यह उष्ण जलवायु का क्षेत्र बन जाएगा, और इस उष्ण जलवायु के क्षेत्र में घास के मैदान आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये घास के मैदान यहाँ पर देखने को मिलेंगे कहाँ पर? तो कर्क और मकर रेखा के बीच में यह जो मैं बना रहा हूँ, ये क्या है? ये घास का मैदान है। तो आप यहाँ पर बात समझ गए कि कर्क और मकर रेखा के बीच जो भी घास का मैदान पाया जाएगा, यानी इस क्षेत्र में जो भी घास का मैदान पाया जाएगा, वो सब कैसा होगा? तो आप एक ही बात कहिएगा, भारत अम्मा की जय, काम हो जाएगा। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है उष्ण घास का मैदान। उष्ण घास कहा जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गया। यानी कर्क और मकर रेखा के बीच 23.5 डिग्री उत्तरी और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच जो क्षेत्र है, उसमें जो भी घास उगेगा, जो भी वनस्पतियां पाई जाएगी, जो भी वन पाए जाएंगे, वो सभी कैसे होंगे? वह उष्ण जलवायु वाले होंगे, यानी उष्ण घास के मैदान कहे जाएंगे। ठीक। अब इसी प्रकार से देखा जाए तो कर्क और आर्कटिक वृत्त और मकर और अंटार्कटिक वृत्त के बीच जो है एक ही जैसा जोन पाया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर जो घास का मैदान यहाँ पर देखने को मिलेगा,
यहाँ पर जो घास का मैदान देखने को मिलेगा ये कैसा मिलेगा, शीतोष्ण मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आर्कटिक वृत्त और कर्क रेखा के बीच का जो क्षेत्र होता है वो शीतोष्ण जलवायु का क्षेत्र होता है। यहाँ पर शीत और उष्ण दोनों प्रकार का जलवायु पाया जाता है। तो यहाँ पर जो घास पनपने वाले हैं ये सभी घास कैसे होंगे? तो ये सभी के सभी घास कैसे होंगे? तो आप कहना कि सभी के सभी घास यह शीतोष्ण घास कहे जाएंगे। यानी धरती पर शीतोष्ण घास कहाँ पाया जा रहा है आपको पता चल गया। यानी कहने का मतलब ये जो है यह भी क्या है, शीतोष्ण है। ये भी क्या है, ये शीतोष्ण है, शीतोष्ण घास है। यहाँ पर जो मिलेगा घास कौन सा, तो शीतोष्ण घास। उसी प्रकार से यहाँ पर देखा जाए तो इस क्षेत्र में भी कौन सा घास मिलेगा, तो यहाँ पर भी शीतोष्ण घास ही मिलेगा। शीतोष्ण घास ही यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर के आपको बात अब समझ में आ गया है कि पृथ्वी पर दो प्रकार के घास के मैदान पाए जाते हैं। एक आपका उष्ण घास का मैदान होता है, दूसरा शीतोष्ण है। अब उष्ण घास के मैदान की एक कहानी है, बड़ी निराली है। यह उष्ण घास का जो मैदान होता है, जो उष्ण घास पाए जाते हैं ये लंबे लंबे होते हैं, मोटे मोटे होते हैं, 10-10 मीटर लंबाई वाले होते हैं ये घास के मैदान। लेकिन इनका जो नेचर होता है बहुत कठोर होता है और बहुत ज़्यादा इसमें कांटे पाए जाते हैं, मतलब कटीला होता है ये घास का मैदान। इसलिए पशु इसे बहुत चाव से नहीं खा पाते हैं। और पशुओं के लिए जो अनुकूल घास बनता है वो शीतोष्ण घास कहा जाता है। और इन शीतोष्ण घास में बृहद स्तर पर पशुपालन देखने को मिलता है। जब बृहद स्तर पर पशुपालन देखने को मिलेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि पशुओं का क्या होगा, छुरा के नीचे पशु आएंगे। क्योंकि शीतोष्ण घास में ही अलग अलग प्रकार के घास बोए जाते हैं। जैसे अल्फा अल्फा घास बोया जाएगा, पशु खाएगा, जल्दी से मांसल होगा, और मांसल होगा तो मांस को क्या किया जाएगा, प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करके मांस को पैकिंग करके दूसरे देशों में निर्यात किया जाएगा। तो ये बात यहाँ पर आप समझ गए। दो प्रकार के घास के मैदान एकदम दिल दिमाग में अपने बैठाए रहिएगा। शीतोष्ण घास का मैदान जो होता है वो कैसा होता है, मुलायम होता है। यह मुलायम होता है तो इसे पशु बहुत चाव से खाते हैं। लेकिन उष्ण घास का जो मैदान होता है कैसा होता है, कटीला होता है। ये कटीला होता है, कटीला, और साथ में कैसा होता है, कठोर होता है। तो कटीला और कठोर नेचर का यह होता है, इसलिए पशु बहुत चाव से नहीं खा पाते हैं। तो चलिए हम एक एक महाद्वीप की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में कौन कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं। जैसा कि आपको पता है कर्क और मकर के बीच पाए जाने वाला घास का मैदान उष्ण होगा, और साथ में कर्क और आर्कटिक, मकर और अंटार्कटिक के बीच पाए जाने वाला घास का मैदान शीतोष्ण होगा। तो चलिए यहाँ पर हम आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, यहाँ से जाता है ये आपका जो है ये मकर रेखा है। इसका नाम याद रखिएगा, मकर रेखा। ये आपका मकर रेखा है, मकर रेखा गुजर रहा है। उसके बाद यहाँ से आपका जाता है कर्क रेखा। ये आपका क्या है, कर्क। ये आपका है विषुवत रेखा, इसका नाम है विषुवत रेखा। तो अब आपको यहाँ पर बताने में बहुत ही आसानी होगी कि आखिर में कहाँ पर उष्ण घास का मैदान पाया जाएगा और कहाँ पर शीतोष्ण घास का मैदान देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो सबसे पहले अगर हम बात करें मकर रेखा के नीचे, तो मकर रेखा के नीचे जो भी घास का मैदान पाया जाएगा, देखिए यहाँ पर मकर रेखा के नीचे जो भी घास का मैदान पाया जाएगा कैसा होगा, तो ये कहेंगे शीतोष्ण होगा। तो यहाँ पर कैसा घास का मैदान पाया जाएगा, शीतोष्ण। तो यहाँ पर एक कंट्री है जिसका नाम है अर्जेंटीना। ये अर्जेंटीना में मैं घास का मैदान बना रहा हूँ। ये जो घास का मैदान देखने को मिल रहा है ये सभी घास के मैदान कैसे हैं, शीतोष्ण हैं। तो अर्जेंटीना में घास का मैदान दिखा, साथ में ये छोटा सा कंट्री है उरुग्वे, छोटा सा कंट्री है उरुग्वे। यहाँ पर मैं दूसरा कलर इस्तेमाल करता हूँ। ये उरुग्वे में भी घास का मैदान यहाँ पर देखने को मिलता है। यानी इन्हीं घास के मैदानों को क्या कहा जाता है, ये जो घास के मैदान हैं इन घास के मैदानों को कहा जाता है क्या, तो इन घास के मैदानों को कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, इनका जो नाम है इसे कहा जाता है पम्पास। ये कौन सा घास का मैदान है, तो पम्पास घास पाया जाता है। कहाँ पर, तो आप कहिएगा अर्जेंटीना और उरुग्वे, ये दो कंट्री में पाया जाता है। कहाँ पर, तो याद रखिएगा अर्जेंटीना में, और साथ में कहाँ पर, तो कहिएगा उरुग्वे। उरुग्वे कंट्री है और साथ में अर्जेंटीना कंट्री है, यहीं पर एक घास का मैदान देखने को मिलता है। और ये पम्पास घास का मैदान कैसा होगा, तो आप यही बात चिल्ला के कहिएगा, गुरुदेव ये तो शीतोष्ण होगा। कैसा होगा, शीतोष्ण होगा। क्यों, क्योंकि यह पाया कहाँ जा रहा है, तो आप कहेंगे ये तो पाया जा रहा है आपका मकर रेखा के नीचे, तो शीतोष्ण घास कहा जाएगा। ये बात याद रखिएगा। जिसमें सर्वाधिक मात्रा में पम्पास घास का जो विस्तार हो कहाँ पर, अर्जेंटीना में है, अर्जेंटीना में है। तो अर्जेंटीना में जब पम्पास घास का मैदान पाया जाता है, मुलायम होता है, तो पशुओं के लिए बड़ा ही उपयुक्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अर्जेंटीना में बृहद स्तर पर पशुपालन किया जाता है। और साथ में अर्जेंटीना की राजधानी यहाँ पर है ब्यूनर्स आयर्स। ये राजधानी मैंने बनाया, इस राजधानी का नाम क्या है, ब्यूनर्स आयर्स। ये है ब्यूनर्स आयर्स। तो ब्यूनर्स आयर्स जो है ये राजधानी है, और यहीं पर क्या है,
जबरदस्त तरीके से मांस प्रसंस्करण उद्योग स्थापित किया गया है। क्या स्थापित किया गया है? तो कहिएगा मांस प्रसंस्करण उद्योग की यहाँ पर स्थापना की गई है बृहद स्तर पर, और यहीं से पैकिंग करके दूसरे कंट्री में निर्यात किया जाता है। अर्थात ब्यूनस आयर्स राजधानी के साथ साथ एक बंदरगाह भी है। कहाँ का? अर्जेंटीना का। तो ये आप बात समझ गए। अब इसी पंपास घास के मैदान में एक पोषक घास उगाया जाता है। कहाँ पर? हमने कहा पंपास जो घास का मैदान है, पंपास घास के मैदान में, याद रखिएगा, घास के मैदान में, पंपास घास के मैदान में अल्फा, यहाँ मैंने नाम लिखा अल्फा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी जहर सवाल है। अल्फा घास उगाया जाता है, ये बात यहाँ पर याद रखिएगा, उगाया जाता है। ये बात आपको समझ में आ गया। तो अल्फा घास की अगर बात किया जाए तो ये बहुत ज़्यादा पोषक घास है, बहुत ज़्यादा पौष्टिक घास है। और ये कहाँ पर उगाया जाता है? तो यहीं मतलब अर्जेंटीना में उगाया जाता है। इसी अल्फा घास को पशु जो है बहुत चाव से खाते हैं, और चाव से जब खाते हैं तो बहुत जल्दी से मांसल हो जाते हैं। मांसल का मतलब उनका शरीर बहुत तेजी से वृद्धि करता है। ठीक है, तो वही जो है मांस प्रसंस्करण, इसीलिए यहाँ पर उद्योग स्थापित किया गया है। तो पूरी तरीके से पंपास घास के मैदान के बारे में आपने समझ लिया। अब पंपास घास के मैदान की बात किया जाए तो यहाँ पर जो पशु फार्म होता है उसको एक्टांसिया कहा जाता है। यानी जब बृहद स्तर पे पशुपालन हो रहा है तो यहाँ पर जो पशुपालन फार्म होते हैं उसे एक्टांसिया कहा जाता है, और पशुपालकों को ग्वाचो कहा जाता है। तो याद रखिएगा क्या क्या याद रखना है। एक आपको याद रखना है पशु फार्मों को क्या कहते हैं? तो पशु फार्मों को कहा जाता है एक्टांसिया कहा जाता है। ये बात याद रखिएगा। कहाँ पर? तो अर्जेंटीना में। और पशुपालकों को क्या कहते हैं? तो पशु जो पालक होते हैं उनको ग्वाचो कहा जाता है। क्या कहते हैं? ग्वाचो कहा जाता है, ग्वाचो कहा जाता है। तो ये बात यहाँ पर अच्छे से गठिया लीजिएगा। तो पूरा का पूरा कहानी संपन्न हुआ किसका? ये पूरा का पूरा कहानी संपन्न हुआ अर्जेंटीना और उरुग्वे का, जहाँ पर पंपास घास का मैदान है। अब चलिए अब बात करते हैं विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्र भी यहाँ पर घास के मैदान देखने को मिलते हैं। विषुवत रेखा के आसपास भी घास का मैदान यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो विषुवत रेखा के आसपास जो घास का मैदान होगा, तो विषुवत रेखा के दक्षिण में भी घास का मैदान दिख रहा है, और विषुवत रेखा के उत्तर में भी घास का मैदान आपको देखने को मिल रहा है। तो ये घास का मैदान जो दिखाई दे रहा है, देखिए ये वेनेजुएला कंट्री है। ये कंट्री कौन सा है? वेनेजुएला है। और ये आपका गुयाना है। इस कंट्री का नाम क्या है? तो इसका नाम है गुयाना। और इस कंट्री का नाम क्या है? वेनेजुएला। इसका नाम है वेनेजुएला कंट्री है। तो वेनेजुएला कंट्री और साथ में गुयाना कंट्री तक इस घास के मैदान का विस्तार है। यानी वास्तव में अगर देखा जाए तो ये जो दो घास के मैदान यहाँ पे पाए जा रहे हैं, एक आपका विषुवत रेखा के दक्षिण में और एक आपका विषुवत रेखा के उत्तर में, ये दो प्रकार के घास के मैदान दिखाई दिए। इन दोनों प्रकार के घास के मैदान को एक ही नाम दिया गया है, सेल्वास। अर्थात विषुवत रेखा के आसपास अमेजन नदी बहती है, तो उस अमेजन नदी के आसपास घास का मैदान का विकास हुआ है, और यानी वनस्पतियों का विकास हुआ, जिन्हें सिलवास वनस्पतियां कहा जाता है। क्या? सेल्वास वनस्पतियां कहा जाता है। इन्हीं को अमेजन वर्षा वन भी कहा जाता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर अगर विषुवत रेखा के दक्षिण में देखा जाए तो दक्षिण में जो घास का मैदान है इसे कैंपोस कहते हैं। क्या कहते हैं? कैंपोस कहते हैं। ये कैंपोस घास कहा जाता है। और कैंपोस घास मतलब वनस्पति। यह कैंपोस वनस्पति जो है अगर देखा जाए तो किस प्रकार की वनस्पति है? तो देखिए विषुवत रेखा और मकर रेखा के बीच मिल रहा है, इसका मतलब ये कैसा है? तो आप कहेंगे उष्ण घास है। कैसा है? उष्ण घास यह कहा जाएगा, उष्ण घास कहा जाएगा। एकदम दिल दिमाग में बैठा लीजिएगा इस बात को भैया बाबू। उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी एक घास का मैदान आपको देखने को मिलेगा, और इस घास का मैदान का नाम है लानोस। क्या नाम है? इसका नाम है लानोस घास का मैदान। लानोस घास का ये मैदान है। तो इसका मतलब लानोस भी कैसा हुआ? विषुवत रेखा और कर्क के बीच में पाया जा रहा है। इसका मतलब ये भी कैसा हुआ? ये भी एक प्रकार का उष्ण घास का मैदान हुआ, उष्ण घास का मैदान हुआ। ये बात यहाँ पर अच्छे तरीके से याद रखिएगा। कुल मिलाकर के अगर बात करें तो ये आपका वेनेजुएला में जो घास का मैदान बृहद स्तर पर पाया जाता है लानोस है, और आपका ब्राजील में जो पाया जाता है वो कैसा है? कैंपोस है। तो चलिए इस बात को मैं यहाँ पीछे लिख दे रहा हूँ। जो सेल्वास वनस्पतियाँ हैं, सेल्वास वनस्पतियाँ, ये बचवा है, देखा ध्यान से। सेल्वास वनस्पतियाँ जो होती हैं ये कहाँ पाई जाती हैं? तो कहिएगा विषुवत रेखा के पास, विषुवत
रेखा के पास पाई जाती हैं, विषुवत रेखा के पास देखने को यह वनस्पतियां मिलती हैं। यह कितने प्रकार की पाई जाती हैं, तो कहेंगे 2 प्रकार का। एक आपने देखा लानोस, तो लानोस घास जो मिला आपको, ये लानोस घास की अगर बात किया जाए तो कैसा है, आप कहेंगे उष्ण है, उष्ण है। और दूसरा कौन है, तो कहेंगे कैंपोस है। तो कैंपोस कैसा है, ये भी उष्ण है, कैंपोस घास। तो ये दोनों के दोनों अगर बात किया जाए तो ये सिलवास वनस्पतियां ही हैं, और दोनों की दोनों कैसी हैं, जब सिलवास वनस्पतियां की बात करेंगे तो ये कैसा है, आप कहेंगे उष्ण घास है। ये उष्ण घास का मतलब उष्ण वनस्पतियां हैं, ये उष्ण वनस्पतियां हैं। जब उष्ण वनस्पतियां हैं बचवा, तो ये बताइए ये उष्ण होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। इसका विस्तार कहाँ कहाँ पे है, ध्यान दीजिए। इसका विस्तार देखिए कहाँ है, तो इसका विस्तार है वेनेजुएला में, वेनेजुएला कंट्री में है, साथ में गुयाना में है, गुयाना में है, जो कि मैं मैप में दिखाया हूं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इसका विस्तार देखने कहाँ मिलता है, वेनेजुएला, यही आपके ऑप्शन में देखने को मिलेगा। अभी कैंपोस की बात करें तो पूरी तरीके से यह ब्राजील में देखने को मिलता है, ब्राजील में, याद रखिए कहां पर, ब्राजील में देखने को मिलता है। कौन, लानोस और कैंपोस। और दोनों कैसे हैं, तो आप कहेंगे उष्ण घास है। कैसा है, उष्ण घास है, दोनों का दोनों भैया। तो एकदम ध्यान प्यार मोहब्बत से इसको, इस बात को नोटिया लीजिएगा, इस बात को नोटवा लीजिएगा। अब इसी सेलवास वनस्पतियों को एक नाम दिया गया है अमेजन वर्षावन। इसी को क्या कहते हैं, अमेजन, अमेजन वर्षा वन कहा जाता है, अमेजन वर्षा वन कहा जाता है। और ये अमेजन वर्षा वन को विश्व का फेफड़ा कहा जाता है, ये भी बात आपको याद रखना है। विश्व का क्या कहते हैं, फेफड़ा कहते हैं। फेफड़ा क्यों कहते हैं, कहने के पीछे कारण ये है कि पूरे धरती पर जितने भी प्रकार की वनस्पतियां हैं, जितने भी प्रकार के वन हैं, उन सभी वनों में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का उत्पादन, O2 का उत्पादन, O2 उत्पादन अगर कोई करता है तो यही अमेजन वर्षा वन करता है। कितना करता है, लगभग 30% ओबी का O2 का उत्पादन, यानी ऑक्सीजन का उत्पादन स्वयं ये अमेजन वर्षा वन अर्थात सिलवास वनस्पतियां करती हैं। ये बात यहाँ समझ गए। तो कुल मिलाकर के लानोस हो गया, कैंपोस हो गया। ये पीछे जो मैं बताया था यहाँ पर जगह नहीं था, इसलिए मैं वहाँ पर जाकर के लिख दिया। अब बाकी यहाँ पंपास के बारे में मैं आपको लिख चुका हूँ। तो ये आपका हो गया दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के महत्वपूर्ण घास के मैदान। चलिए अब हम बात करेंगे किसके बारे में, ये आपका है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। तो देखिए बचवा, यहाँ पर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में अगर देखा जाए तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर एक अक्षांश रेखा जाता है। इस अक्षांश रेखा का नाम है कितना, 49 डिग्री। इसका नाम है 49 डिग्री अक्षांश। तो 49 डिग्री जो अक्षांश है, यह रेखा जा रहा है, और इस रेखा के उस पार कौन है, तो कहेंगे कनाडा है, ये कनाडा कंट्री है। और इस पार कौन सा है, तो आप कहेंगे अमेरिका है। कौन सा है, ये अमेरिका कंट्री है, अमेरिका। तो ये बात यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर कनाडा है, यहाँ पर क्या है, अमेरिका है। तो ये बात अच्छे तरीके से ध्यान प्यार मोहब्बत से आप इसको गठिया लेंगे तो आपका एकदम भला होगा, और नहीं गठियाएंगे तो और भला होगा, नहीं गठियाएंगे तो और भला होगा। ये बात यहाँ पर अच्छे तरीके से याद रखिएगा। तो भैया बाबू बचवा, ध्यान प्यार मोहब्बत से देखने की केवल आवश्यकता है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर 5 झीलें हैं, यहाँ पर झील है, 5 झील है। इन झीलों को क्या कहते हैं, इन झीलों को कहा जाता है ग्रेट लेक। यहाँ पर क्या कहते हैं, इनको ग्रेट लेक कहा जाता है। ये कौन है, तो इन्हें कहा जाता है ग्रेट लेक। ये ग्रेट लेक कही जाती है। ग्रेट लेक का मतलब होता है, लेक्स का मतलब होता है, ग्रेट लेक्स का मतलब होता है, इसी को फिंगर लेक्स भी कहा जाता है, फिंगर लेक्स भी कहा जाता है, यानी महान झीलें हैं। इन्हें क्या कहते हैं, महान झील कहते हैं, महान झीलें कहे जाते हैं। और ये महान झीलें कौन कौन से हैं, तो आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, HOMES आपको याद रखना है। यही महान झील का आपका अगर देखा जाए तो 5 महान झीलों का यहाँ पर विस्तार देखने को मिलता है। कहाँ पर, तो कहेंगे कनाडा और अमेरिका के सीमा पर। कनाडा अमेरिका की सीमा निर्धारित करने वाला ये ग्रेट लेक भी है, ये बात यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक। यहीं से एक नदी जाती है, इस नदिया का नाम है, इस नदिया का नाम है, इस नदी का नाम है सेंट लॉरेंस नदी। ये जो नदी जा रही है इसका नाम क्या है, इसका नाम है सेंट लॉरेंस नदी, सेंट लॉरेंस नदी, सेंट लॉरेंस नदी। यानी कुल मिलाकर के अगर देखा जाए, कनाडा और यूएसए की बाउंड्री निर्धारित करने वाले 3 फैक्टर हैं, एक 49 डिग्री अक्षांश रेखा, ग्रेट लेक और सेंट लॉरेंस की नदी। ये तीनों मिलकर के क्या करते हैं, कनाडा और यूएसए की सीमा निर्धारित करते हैं। ग्रेट लेक की अगर बात किया जाए तो ग्रेट लेक की बात करें तो एच का मतलब यहां पर होता है, एच का मतलब होता है ह्यूरॉन, एच का मतलब होता है ह्यूरॉन झील। तो ये ह्यूरॉन झील हो गया, पहला झील हो गया। उसके बाद ओ है, HOMES, ओ है, ओ का मतलब होता है ओंटोरियो, ओ का मतलब होता है ओंटोरियो। तो ओंटोरियो झील भी है, ओंटोरियो झील भी है। और एम का मतलब क्या होगा,
एम वहां से निकाल लीजिए, एम का मतलब होता है मिशिगन। ये आपका कौन है, मिशिगन झील है, मिशिगन झील है। उसके बाद HOME, ई आएगा, ई के बाद इसका नाम है ईरी झील। कौन सा, तो कहिएगा ईरी झील। उसके बाद एस है, तो एस का मतलब कहिएगा सुपीरियर। ये कौन सा है, सुपीरियर झील है। कौन सा भैया, तो कहिएगा सुपीरियर झील है। अब यहां पर बात करते हैं इन 5 झीलों में जो सबसे बड़ा झील है, वो सबसे बड़ा झील कौन सा है, तो आप कहिएगा सबसे बड़ा जो झील है वो सुपीरियर है, सबसे बड़ी झील है। ग्रेट लेक की सबसे बड़ी झील है, यानी ग्रेट लेक में क्या है, सबसे बड़ी झील है। और साथ में सुपीरियर की बात करें तो विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील भी है। विश्व की सबसे बड़ी, याद रखिएगा भैया, सबसे बड़ी ताजे, ताजे का मतलब यहाँ पर मीठे पानी से है, ताजे का मतलब मीठे पानी से, ऐसा लीजिएगा, मीठे पानी की क्या है, ये झील है। तो मीठे पानी की यहाँ पर आपको झील देखने को मिलेगी, कौन, सुपीरियर। तो ये बात यहाँ पर अच्छे तरीके से याद रखिएगा, भूलिएगा मत। इन सब में सबसे छोटा जो है ओंटारियो है, सबसे छोटा ओंटारियो है, और इसी ओंटारियो से नदी निकलती है, सेंट लॉरेंस नदी, ये बात याद रखिएगा। तो ये 5 झीलों का क्रम है, इसमें सुपीरियर आपको याद रखना है। तो इसी ग्रेट लेक के आसपास अगर देखा जाए तो यहाँ पर अच्छा एक बात और याद रखिएगा, मिशिगन झील की बात करें तो ये पूरी तरीके से कहाँ पर है, केवल और केवल USA में पड़ता है। मिशिगन झील पूरी तरीके से, यही आपकी मिशिगन झील है, ये आपकी मिशिगन झील है, ये वाली। तो मिशिगन झील पूरी तरीके से USA में पड़ता है, बल्कि यह कहाँ पड़ता है, कनाडा प्लस USA में, USA में। सी मतलब कनाडा प्लस USA, ये भी कहाँ, सी प्लस कनाडा USA, सी मतलब कनाडा प्लस USA में, और ये कहाँ, सी प्लस USA में पड़ता है, यानी कनाडा प्लस USA। सुपीरियर की बात करेंगे तो ये भी कहाँ मिलेगा, तो ये भी आप याद रखिएगा, सी प्लस USA में देखने को मिलता है। तो सी प्लस USA, यानी क्वेश्चन ये भी बनता है कि ग्रेट लेक में कौन सी ऐसी झील है जो पूरी तरीके से अमेरिका में अवस्थित है, तो आप कहिएगा वो मिशिगन झील है। अब इसी झील के आसपास अगर देखा जाए तो घास के मैदान बृहद स्तर पर देखने को मिलते हैं। ये घास के मैदान आपको दिखाई दे रहे हैं, घास के मैदान आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये जो घास का मैदान यहाँ पर है, इसको काला करता हूँ, ये घास के मैदान है। तो घास का मैदान कहाँ देखने को मिल रहा है, तो आप कहेंगे गुरुदेव ये घास का मैदान जो है ये ग्रेट लेक के आसपास देखने को मिल रहा है बृहद स्तर पर। जब घास का मैदान बृहद स्तर पर देखने को मिलता है तो इन्हीं घास के मैदानों को एक नाम दिया गया। इस ग्रेट लेक के आसपास जो घास का मैदान पाया जाता है, इसे नाम दिया गया है क्या, इसे दिया गया है प्रेयरी। क्या दिया गया है, प्रेयरी। और प्रेयरी जो घास है कैसा घास है, तो ये घास कैसा है आपको पता है, 0 डिग्री अभी जो आपका कर्क रेखा देखा जाए तो कर्क रेखा आपका यहाँ से गुजरेगा, कर्क और देखा जाए कर्क और ऊपर आर्कटिक वृत्त के बीच जो भी घास का मैदान पाया जाता है तो कैसा पाया जाता है, शीतोष्ण। तो कैसा हुआ ये शीतोष्ण घास का मैदान है, ये शीतोष्ण घास का मैदान है, ये बात यहाँ पर याद रखिएगा। तो शीतोष्ण घास का मैदान कौन सा है, प्रेयरी है, ये बात आपको अच्छे तरीके से गठियाना है। अब देखिए इन्हीं घास के मैदानों में अगर देखा जाए तो जो घास का मैदान कनाडा में पाया जा रहा है और एक घास का मैदान USA में पाया जा रहा है, तो USA में जो घास का मैदान पाया जा रहा है यहाँ पर मक्के की खेती बहुत बड़े स्तर पर होती है इसी घास के मैदान में। और वहीं बात करें कनाडा में तो इस घास के मैदान में गेहूं की खेती बड़े स्तर पर की जाती है। इसलिए कनाडा में प्रेरी घास के मैदान को गेहूं का बेल्ट कहा जाता है, गेहूं की पट्टी कही जाती है। और वहीं USA में जो घास का मैदान पाया जा रहा है प्रेरी, इसे कहा जाता है मक्के की पेटी। कहाँ पर, USA में। तो यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ बच्चा, यहाँ पर प्रेरी घास का मैदान के बारे में बात कर रहा हूँ। प्रेरी घास कहाँ पाया जा रहा है, तो प्रेरी घास पहली बात कहेंगे कनाडा और USA में। कनाडा एवं कहाँ देखने को मिलता है, तो आप कहिएगा USA यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका में देखने को मिलता है। USA के प्रेरी प्रदेश को क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे मक्का की पेटी कहते हैं। यहाँ पर प्रेरी की बात करें तो अगर देखा जाए तो एक पाया जा रहा है कहाँ पर, USA में। तो USA में प्रेरी प्रदेश, प्रेरी प्रदेश को क्या कहा जाता है, तो कहिएगा मक्का बेल्ट कहते हैं, मक्के की पट्टी, मक्के की पट्टी कहते हैं, यानी कॉर्न बेल्ट इसे कहा जाता है, कॉर्न बेल्ट इसे कहा जाता है। ये बात यहां अच्छे तरीके से गठिया लीजिएगा। यानी मक्का की पेटी यानी मक्के की पेटी किसे कहा जाता है, तो USA में जो प्रेरी प्रदेश यानी प्रेरी घास का मैदान है उसे कहा जाता है। वहीं पर अगर बात करें तो अगर हम बात करें किसका, कनाडा की बात करें तो कनाडा में याद रखिएगा इसे गेहूं की पट्टी कहते हैं। यानी कनाडा में ये कौन सा है, तो कहिएगा कनाडा
कनाडा में प्रेयरी प्रदेश किस नाम से जाना जाता है? तो प्रेरी प्रदेश जाना जाता है किसका? गेहूं की पट्टी, गेहूं की पट्टी। तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा सवाल यहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो एक हो गया कौन सा? गेहूं की पट्टी हुआ, और एक कौन सा हुआ? मक्का की पेटी हुआ। यानी मक्के की पट्टी अथवा इसी को पेटी कहा जाता है। पट्टी कहिए या क्या कहिए, पेटी कहिए, बात एक ही है। तो कॉर्न बेल्ट अर्थात मक्के की पेटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज्यादा फेमस सवाल है। मक्के की पेटी किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे यूएसए के प्रेरी प्रदेश को। दूसरा कहेगा गेहूं की पट्टी किसे कहा जाता है? तो कहिएगा कनाडा में। कनाडा में जो प्रेरी प्रदेश है उसे गेहूं की पट्टी कहा जाता है, और कनाडा में गेहूं बृहद स्तर पर किया जाता है। तो कुल मिलाकर के प्रेरी घास का मैदान कैसा हुआ? तो आप कहेंगे यह पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो एक शीतोष्ण घास का मैदान हुआ। तो पूरा का पूरा आपका सपाचट हो गया कौन सा? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जो घास का मैदान पाया जा रहा है प्रेरी, इसके बारे में पूरा कहानी संपन्न हुआ। बाकी यहां पर भी आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। अब हम बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की अगर बात किया जाए तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में भाई साहब यहाँ पर ये भी कुछ पाए जाते हैं घास के मैदान, और उन घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? तो उन घास के मैदानों को क्या कहा जाता है, इसके बारे में भी हम चर्चा कर देते हैं, ताकि हवा पानी आपको अच्छे तरीके से लगे। क्योंकि हवा पानी लगेगा तभी मजा आएगा, नहीं तो फिर आओ सनम जाओ सनम हो जाएगा। ये बात यहाँ पर अच्छे से याद रखिएगा, आओ सनम जाओ सनम हो जाएगा भैया। ये बात समझे कि नहीं समझे? समझ गए, तो समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए भैया अब हम बात करते हैं किसके बारे में? ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन सा घास का मैदान पाया जाता है उनके बारे में अच्छे तरीके से हम अब बात करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए भैया, यहां से अगर देखा जाए तो एक आपका इसके बीचों बीच से एक मकर रेखा गुजरता है। ये बीचों बीच से कौन रेखा है? मकर रेखा है। ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से कौन सा रेखा गुजरता है? तो कहिएगा मकर रेखा गुजरता है, ये मकर रेखा। अब आपको पता है मकर रेखा के ऊपर कौन होगा? विषुवत रेखा। और मकर रेखा के नीचे कौन होगा? तो कहेंगे अंटार्कटिक वृत्त होगा। तो मकर रेखा अंटार्कटिक के वृत्त जो भी घास का मैदान पाया जाएगा वह कहा जाएगा शीतोष्ण, और मकर और विषुवत के बीच जो पाया जाएगा वो कैसा कहा जाएगा? उष्ण। तो यहाँ पर मकर रेखा के नीचे यहाँ पर घास के मैदान देखने को मिलते हैं। तो ये घास का मैदान यहाँ पर देखने को मिलता है, ये घास का मैदान यहाँ पर देखने को मिलता है। ये घास का मैदान अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया में विषुवत रेखा के नीचे जो घास का मैदान पाया जाता है यह कैसा है? उष्ण है, और इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं डाउन्स। यही क्या है? डाउन्स घास। डाउन्स घास का मैदान है, डाउन्स घास का क्या है? मैदान है। तो ये कहां पर पाया जा रहा है? तो कहेंगे ऑस्ट्रेलिया में पाया जा रहा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में मकर रेखा के नीचे है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? शीतोष्ण घास का मैदान कहेंगे। क्या कहेंगे? इसे हम शीतोष्ण घास का मैदान कहेंगे, शीतोष्ण घास का मैदान कहेंगे। अर्थात यह शीतोष्ण प्रकार का क्या हुआ? घास हुआ। ये बात यहाँ पर अच्छे तरीके से याद रखिएगा, भूलिएगा मत। वहीं पे बात करें उत्तर में, तो उत्तर में इसके यानी इसके उत्तर में जो घास का मैदान यहाँ पाया जाता है ये क्या है? ये सवाना है। ये भैया क्या है? ये सब सवाना है, सवाना है, सवाना। यानी यहाँ पर भी घास के मैदान देखने को मिलते हैं। तो ये कौन सा घास का मैदान है? तो कहिएगा सवाना। ये सवाना घास है, सवाना घास का क्या है? मैदान है। तो सवाना कैसा हुआ? कहेंगे ये मकर और विषुवत के बीच ऊपर पाया जा रहा है, इसका मतलब कैसा है? तो आप कहेंगे यह तो एक प्रकार का उष्ण घास का मैदान है। कैसा है? उष्ण घास का मैदान है। तो पूरी तरीके से आपसे डाउन्स के बारे में पूछता है। डाउन्स जैसे ऑस्ट्रेलिया में बैट्समैन जब जाते हैं इंडियन क्रिकेट खेलने तो वहां का बॉल क्या करता है? बाउंस मारता है। बाउंस से क्या याद रखेंगे? डाउन्स याद रखिएगा। तो डाउन्स कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। तो ये बात यहाँ पर आप समझ गए। कुल मिलाकर के यह जो घास के मैदान पाए जाते हैं, एक बेसिन है, उसका नाम है मर्रे डार्लिंग। क्या नाम है? मर्रे डार्लिंग नदी। मर्रे डार्लिंग नदी का जो बेसिन है उसी बेसिन में यह घास के मैदान ज़्यादा देखने को मिलते हैं। एक आपकी मर्रे नदी आती है, एक आपकी डार्लिंग नदी आती है, दोनों मिलकर के मर्रे डार्लिंग नदी कही जाती है। तो इसी का जो बेसिन है, इसी बेसिन में मर्रे डार्लिंग नदी की बेसिन में ये घास के मैदान देखने को मिलते हैं, बेसिन में। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर अच्छे से समझिएगा। अब हम बात करेंगे अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। तो अफ्रीका महाद्वीप के बारे में एक बात समझिए। अफ्रीका महाद्वीप के बीचों बीच से यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये आपका विषुवत रेखा गुजरता है। कौन सा? तो ये आपका विषुवत रेखा है। ये विषुवत रेखा याद रखिएगा। विषुवत रेखा के आसपास यहाँ पर बृहद स्तर पर घास के मैदान देखने को मिलते हैं। यहाँ पर बृहद स्तर पर घास के मैदान यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो बृहद स्तर पर जो घास का मैदान यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये जो घास का मैदान दिखाई दे रहा है,
यह घास का मैदान कई क्षेत्रों में, कई देशों में यहाँ पर इसका डेवलपमेंट हुआ, कई देशों में इसका विकास हुआ है। तो कुल मिलाकर के विषुवत रेखा के उत्तर में भी, विषुवत रेखा के दक्षिण में भी यहाँ पर घास का मैदान बृहद स्तर पर पाया जाता है। तो इनको मात्र एक ही नाम दिया गया है, इनको एक ही नाम दिया गया है। एक नाम कौन सा है? तो आप कहिएगा सवाना। कैसा है? सवाना घास है, ये सवाना घास है। और सवाना घास कैसा है? तो आप कहेंगे विषुवत रेखा के आसपास जब मिल रहा है तो कैसा है सवाना घास? तो कहेंगे सवाना घास जो है ये पूरी तरीके से देखा जाए तो यह एक प्रकार का उष्ण घास है। कैसा है? उष्ण घास है। ये बात यहाँ पर अच्छे तरीके से याद रखिएगा। उष्ण प्रकार का घास क्यों? क्योंकि विषुवत रेखा के आसपास पाया जाता है। कितने देशों में है? बहुत ज्यादा देशों में, इसलिए देश से कोई सवाल यहाँ पर नहीं बनता है। सीधे यही क्वेश्चन ठोकता है कि सवाना घास कहाँ पाया जाता है? कहेंगे उष्ण, यह एक प्रकार का उष्ण घास का मैदान है और सवाना पाया जाता है अफ्रीका महाद्वीप में। कहाँ पर? तो आप कहिएगा अफ्रीका महाद्वीप में। ये अफ्रीका महाद्वीप में देखने को मिलता है। तो ये बात यहाँ पर अच्छे से याद रखिएगा। इसी प्रकार अगर देखा जाए तो एक आपका मकर रेखा ही गुजरता है। ये आपका क्या है? ये मकर रेखा है। ये कौन सा रेखा है बच्चा? तो कहिएगा मकर रेखा। तो अब मकर रेखा की अगर हम बात करें तो मकर रेखा के दक्षिण में यहां पर घास का मैदान यहां पर दिखाई देगा। कहां पर? यह दक्षिण अफ्रीका देश है, दक्षिण अफ्रीका देश है। तो इस दक्षिण अफ्रीका देश में भी घास का मैदान यहां पर पाया जाता है। और इस घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो इसे वेल्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? वेल्ड घास कहा जाता है। और वेल्ड घास कैसा घास हुआ? तो मकर रेखा के नीचे है, मतलब अंटार्कटिक और मकर रेखा के बीच जब स्थित है तो ये कैसा घास का मैदान होगा? तो आप कहिएगा यह शीतोष्ण घास का मैदान होगा, शीतोष्ण घास का मैदान होगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर आपको दो घास के मैदान के बारे में जानना है अफ्रीका महाद्वीप में, एक आपका सवाना और दूसरा आपका वेल्ड। तो ये भी कहानी संपन्न हुआ। आगे हम बात करते हैं। देखिए इसकी बात हो गई, इसकी बात हो गई, इसकी बात हो गई, इसकी भी बात हो गई ऑस्ट्रेलिया का। यहाँ पर हम बात करते हैं, ये देखिए एक द्वीप आपका ये है, दूसरा द्वीप ये है, यानी यह दोनों के दोनों द्वीप कौन है? इन्हीं दोनों द्वीप को कहा जाता है न्यूजीलैंड। ये आपका है न्यूजीलैंड। अब न्यूजीलैंड देश में भी यहाँ पर घास के मैदान आपको बृहद स्तर पर दिखाई देगा। तो न्यूजीलैंड का ऊपर जो द्वीप है इसे उत्तरी द्वीप कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? उत्तरी द्वीप कहते हैं। और इस द्वीप का नाम क्या है? तो इसे कहते हैं दक्षिणी द्वीप कहा जाता है। और इस दक्षिणी द्वीप पर यहाँ पर घास के मैदान पाए जाते हैं। दक्षिणी द्वीप पर घास के मैदान पाए जाते हैं। इन्हीं घास के मैदानों को कहा जाता है कैंटबरी। तो ये कौन सा है? कैंटबरी घास का मैदान है। यानी कैंटबरी घास का मैदान जो पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? तब कहिएगा न्यूजीलैंड में पाया जाता है। और ये किस प्रकार का घास का मैदान है? तो कहिएगा गुरुदेव ये तो शीतोष्ण घास है। कैसा है? शीतोष्ण घास का यह एक प्रकार का मैदान है। इसको दिल दिमाग में अपने बैठा लीजिएगा भाई साहब। तो पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया हो गया, अफ्रीका हो गया, दक्षिण अमेरिका हो गया, उत्तरी अमेरिका हो गया। अब बात करते हैं ये यूराल पर्वत। देखिए यहाँ पर एक यूराल पर्वत आता है, यूराल पर्वत। इस पर्वत का नाम क्या है? तो यह एक प्रकार का पर्वत है, एक पर्वत है जो क्या करता है? यूरोप और एशिया को अलग करने का काम करता है। तो इस पर्वत का जो नाम है, इस पर्वत का नाम आपको यहाँ पर याद रखना है। नाम क्या है? तो इसका है यूराल पर्वत। यह है यूराल पर्वत है। और यह यूराल पर्वत के पश्चिमी ढलानों पर, यूराल पर्वत के पश्चिमी ढलानों पर यहाँ पर घास के मैदान पाए जाते हैं। और वहीं पूर्वी ढलानों पर भी घास के मैदान पाए जाते हैं। कहाँ पर? एशिया में। और ये कहाँ? यूरोप में है। तो एशिया और यूरोप में जो घास के मैदान पाए जाते हैं इनको संयुक्त रूप से एक नाम दिया गया है। इनको संयुक्त रूप से एक नाम दिया गया, इन घास के मैदानों को एक नाम दिया गया है। और ये घास के जो मैदान हैं इन्हें कहा जाता है स्टेपीज। स्टेपीज घास का मैदान कहते हैं, स्टेपीज घास मैदान कहते हैं। घास का मैदान इसे कहा जाता है। तो ये बात अच्छे तरीके से आप नोट डाउन कर लीजिएगा। स्टेपीज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो आप कहेंगे यूराल पर्वत के पूर्वी और पश्चिमी ढलानों पर यह घास का मैदान देखने को मिलता है। ये बात अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। अब वहीं पर हम बात करें तो यहीं पर आपका एक यूरोप महाद्वीप में एक कंट्री है। यूरोप महाद्वीप में यहाँ पे एक कंट्री है। उस कंट्री का नाम यहाँ पर मैं लिखता हूँ। इस कंट्री का नाम है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? हंगरी। तो हंगरी में भी यहाँ पर एक घास का मैदान देखने को मिलता है और उसका नाम है पुस्टाज। तो पुस्टाज क्या है? पुस्टाज घास है। और यह कैसा घास है? तो ये घास कैसा है? तो ये शीतोष्ण है। कैसा है? शीतोष्ण है। तो आप यहाँ पे याद रखिएगा शीतोष्ण घास है। उसी प्रकार से स्टेपीज भी कैसा घास है? तो कहिएगा शीतोष्ण घास का मैदान है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो जितने भी प्रकार के घास के मैदान हैं वो सभी घास के मैदान को मैंने एकदम निपटा दिया है अच्छे तरीके से। और उसको आप चाहें तो जितना भी मैंने यहाँ बताया इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। इसी में आपका भला होगा, इसी में आपका काम होगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के जितना भी मैंने बताया एकदम जहर बताया है। ये जब जहर है तो भैया जहर को पीना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों
बस आज कलेक्शन इतना ही रहेगा। ये पूरा का पूरा घास का मैदान एकदम लपेटे में आ गया है। अब जब लपेटे में आया है तो आपके लपेटे में आ जाए तब मजा आएगा। इसी के साथ दोस्तों थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय, गुड नाइट, जय हिंद जय भारत। फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। इसी के साथ थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।